बिंदी, कंठ गले माल अति लुभाई, श्वेत पुष्प केश कुंधाई, रत्न जड़ित कुंडल कण साजे। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। चकाचक एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति है कस्तूरी, और आज कस्तूरी की खास मेहमान हैं देश की जानी मानी कथक नृत्यांगना गौरी देवाकर जी। गौरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चकाचक एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए विशाल। बहुत सारी बातें गौरी जी कला जीवन से भी करनी है, व्यक्तिगत जीवन से भी करनी है, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगा कि बचपन किस तरह से बीता और जो कला का बीज है जिसे हम वट वृक्ष के रूप में आज देख रहे हैं वो कहाँ पे बोया गया, कुछ कहना चाहें? सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ और वो उस समय बिहार में था। स्टेट डिवाइड होने के बाद वो झारखंड में आ गया है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा जन्म बिहार में हुआ। बहुत छोटी थी मैं और स्कूल में तब डांस करती रहती थी, छोटे मोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं। छोटा शहर, छोटी बातों में खुशियाँ वहाँ बहुत मिलती थी। तो सरस्वती पूजा हो, गणेश पूजा हो, कोई भी ऐसी चीज़ें होती थी उसको हम लोग चूकते नहीं थे। स्कूल में वो सेलिब्रेट किया ही जाता था, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सभी चीज़ें, और मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि संगीत समाज, जिसको पंडित आनंद चौधरी जी चलाते हैं, और टाटा मोटर्स जो कि उस समय टेल्को के नाम से जाना जाता था, उनके हेल्प से वो संस्था चलाई जाती है। कुछ फ्रेंड्स मेरी वहाँ पे जा रही थी, तो बस मैं घर आई और मैंने मम्मी को कहा मुझे भी एडमिशन चाहिए, मुझे भी डांस सीखना है। क्या सीखना है ये मुझे नहीं पता था, डांस सीखना है बस। और मम्मी ने कहा ठीक है कि 1-2 दिन बाद चलेंगे। मैंने कहा नहीं, आज अभी इसी वक्त चलना है। और मुझे याद है 14 अगस्त की बात है, हाँ। और मैं पहुंच गई बस संगीत समाज, और बहुत बारिश हो रही थी। तो उन्होंने कहा कल आ जाते बेटे जी आप। मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही आना था और आज ही एडमिशन करना है जी। और शायद कहते कि नियत में वही लिखा हुआ था। वहाँ सिर्फ कथक सिखाया जाता था उस समय, और मेरे कथक क्लास में एडमिशन हो गया। और तब से लेकर के जमशेदपुर छोड़ने तक, यानी 95 नवंबर तक मैं वहाँ पे डांस सीख रही थी। और बतेरे प्रोग्राम, वही छोटी छोटी चीज़ें, छोटी बातें, लेकिन बहुत सारी खुशियों के साथ में वहाँ पे मैं डांस सीखी। और श्रीमती सुमिता चौधरी जी जो कि मेरी पहली गुरु हैं, उनसे मैं डांस सीख रही थी करीब 10 साल। उसके बाद दिल्ली का रुख करती हैं। हाँ। और यहाँ पे किस तरह से नृत्य को देखती हैं और किन गुरुओं की तालीम आपको मिली? दिल्ली आने के बाद मैं एक्चुअली पढ़ाई करने के लिए आई थी दिल्ली में, और 12th की पढ़ाई करके आई थी जमशेदपुर से। फिर दिल्ली आई थी कि आगे की पढ़ाई करूँगी, लेकिन अपने सारे 10 साल की जो मेरी स्मृतियाँ थी जमशेदपुर की, उसको तो ऑफकोर्स भूला नहीं जा सकता है। फिर किसी ने बताया मुझे कि NSD के साथ ही संलग्न है कथक केंद्र, और वहाँ पे आप क्यों नहीं अप्लाई करती हैं। मैंने कहा मैंने तो कभी नाम सुना नहीं है। तो उन्होंने कहा आप एक बार अप्लाई कीजिए वहाँ पे, क्योंकि एडमिशन होता है, इंटरव्यू होता है। और मैं वहाँ गई, मैंने फॉर्म भरा, वहाँ पे फिलअप किया, और मेरा वहाँ एडमिशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर एडमिशन हुआ, और मुझे सीधे ऑनर्स कोर्स मिला था वहाँ पे। और बस एडमिशन हो गया केंद्र में। और सबसे पहले मैं गई जय किशन महाराज जी की क्लास में, जिनको प्यार से हम चीकू भैया बोलते हैं। सो उनकी क्लास में गई। मेरी पहली जो शुरुआत नृत्य की शिक्षा दिल्ली में शुरू हुई वो पंडित जय किशन महाराज जी से हुई। 6 महीने के बाद उनके बाद मुझे बोला गया कि आपको पंडित बिरजू महाराज जी के क्लास में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और वो मेरे लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं अभी तैयार हूँ नहीं हूँ उनकी क्लास में जाने के लिए, थोड़ी डिलेमा में थी। लेकिन फाइनली जब मैंने कथक में कहा कि क्योंकि महाराज जी 12-1 बजे तक आते थे और चीकू भाई की क्लास 10 बजे से शुरू हो जाती थी, तो मैंने कहा अगर मुझे दोनों जगह परमिशन मिलेगी डांस करने के लिए तो फिर मैं पक्का जाऊँगी। तो मैं 10 बजे से 12-1 बजे तक चीकू भाई की क्लास में डांस करती थी, और फिर वैसे ही
घुंघरू पहने हुए एक रूम से दूसरे रूम महाराज जी के पास चली जाती थी आगे का डांस सीखने। तो 2 साल मैंने महाराज जी से वहाँ पे, जब तक महाराज जी कथक इंसान अनफॉर्चुनेटली रिटायर नहीं हुए थे तब तक उनसे तालीम ली, प्लस चीकू भाई से लगातार चल रही थी तालीम। महाराज जी के जाने के बाद में फिर वापस हम चीकू भाई के पास आए और मैंने अपना पूरा पोस्ट डिप्लोमा ऑनर्स और पोस्ट डिप्लोमा दोनों कंप्लीट किया चीकू भाई के पास। 98 से श्रीमती अदिति मंगलदास जी के पास एक प्रोडक्शन के लिए मुझे बुलाया गया जी। और फिर मैं गई। 98 से 2003 तक मैं एज अ प्रोडक्शन मेंबर मैं डांस कर रही थी, प्रोडक्शन वाइज जाती थी। कोई प्रोग्राम आया मैं गई, रियाज़ की और उनके हिसाब से और मैं प्रोग्राम करती थी। बट 2003 से मैं रेगुलर बेसिस से उनसे एज अ स्टूडेंट शागिर्द की तरह मैं डांस सीखना शुरू की और फिर वो अभी तक कायम है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एज अ स्टूडेंट आप हमेशा रहते हैं और सीखने की कोई सीमा नहीं होती, आप ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं। तो उन्हीं सभी शागिर्दों में से मैं भी एक शागिर्द हूँ। एक चुनौती है गौरी जी स्त्रियों का मंच पर नृत्य करना या किसी भी कला की प्रस्तुति करना, तो परिवार का किस तरह से सहयोग मिलता है और समाज किस तरह देखता था उन शुरुआती दिनों को भी और आज भी? ये जो चुनौतियाँ हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कि आप उसको लेते किस तरह से हैं। मैं नहीं कह सकती कि बचपन में मुझे परिवार से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि असहजता महसूस नहीं हुई। हम 6 बहनों का परिवार था, माता पिता मेरे चाचू हमारे साथ रहते थे, सभी का सहयोग था। समाज की तरफ से बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं बिहारी समाज से हूँ और बिहार की लड़कियाँ और नृत्य ये दो थोड़ा ऑकवर्ड को कह सकते हैं, वो था ये। और ये ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन के साथ मेरा आगे बढ़ना और ये मेरे लिए चुनौती थी एक तरह से आप कह सकते हैं। पर घर में बहनों का सहयोग, कोई मेकअप कर रहा है, मम्मी कॉस्ट्यूम बनाती थी, मुझे कॉस्ट्यूम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी कि टेलर से कॉस्ट्यूम बनवाना है। मम्मी कॉस्ट्यूम बनाती थी खूब सुंदर सुंदर, वही पहन के डांस करना। इसके साथ साथ कुछ पड़ोसी ऐसे भी थे जिनसे मुझे बहुत सहयोग मिला, इन द सेंस कि मुझे कभी लाल पाट साड़ी चाहिए, हमारे उसमें घर पे नहीं होता था तो हम लोग खरीदते नहीं थे। वो माहौल ऐसा था जमशेदपुर का, मेरे मोहल्ले का, एक दूसरे से हेल्प करके हो जाता था, मुझे उसके लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं थी। सो ये जो सहयोग था बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए। और जो चुनौतियां हैं उसका शायद घर में ट्रेनिंग ऐसी थी, माँ बाप का जिसको कह सकते हैं कि ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, संस्कार नहीं मैं बोलूँगी, इसको ट्रेनिंग बोलूँगी, क्योंकि बहनों का परिवार था तो बहुत अलग तरह से ट्रेनिंग होती है जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। तो मैं कह सकती हूँ मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ मैं, और इस वजह से मुझे दिक्कत नहीं आई। जो मैं चाहती हूँ मुझे करना है, फिर उसके लिए अगर नृत्य मुझे आगे ले जाना है तो उसके सामने बीच में कोई आएगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। मेरे लिए वो मंजूर ही नहीं रहा, ना पहले ना ही आज। शादी के बाद फिर कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उनकी वजह से मैं ट्रैवल कर पाती हूँ। फिर मेरी बेटी हो गई और बेटी को छोड़ के आना, वो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वो क्या खाई क्या पी। एक औरत हो के, क्योंकि मेरी सास बीइंग अ वुमन, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। और आज तक मतलब 12 साल हो गए शादी को मेरे, उन्होंने इतनी मजबूती से मेरे साथ खड़ी रही कि मुझे पीछे मुड़ के मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ। और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ऐसे समाज में रह के। खैर अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि दिल्ली आने के बाद यानी 95 से लेके 2021 में बहुत बड़ा गैप है। और जितने लोगों का सहयोग मिला, चाहे वो मेरे गुरु हों या समाज हो या मेरे जूनियर्स हों या मेरा खुद का परिवार हो, उसमें मुझे कभी असहजता, मैं जो शब्द यूज़ कर रही हूँ, कभी महसूस नहीं हुई। और मैं फिर से बताना चाहूँगी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेड हूँ, जो मुझे चाहिए वो चाहिए, ज़िद्दी जिसको कह सकते हैं, बट अच्छे काम के लिए ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अच्छे काम के लिए ज़िद्दी होना ज़रूरी है, तभी हम कोई चीज़ जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। गौरी जी, दिल्ली में हम रहते हैं और यहाँ पर किसी को
किसी भी कला को अपनाना, उस पर काम करना आसान होता है, लेकिन जब आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, छोटे शहरों में जाते हैं, तो वही कला चुनौती बन जाती है। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगी जो गांव जैसे क्षेत्र में रहकर आज भी कला को साधने की कोशिश करते हैं और लगातार उनकी मजबूरियां होती हैं, उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली में चुनौतियाँ नहीं हैं, भरी हुई हैं। जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारा समाज भी बहुत बड़ा है। कथक समाज की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। अब धीरे धीरे सब चीज़ें बढ़ रही है, तो चुनौतियाँ यहाँ पे भी है, लेकिन आप उसको लेते किस तरह से हैं, वो चुनौतियाँ आपके पास किस तरह से आती हैं, ये सबके ऊपर व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, ऑफ कोर्स मैं ग्रामीण क्षेत्र से नहीं थी, पर शहर बहुत छोटा था, एक सीमित साधन थी। मैं कितना प्रोग्राम करूँगी, मैं कितना आगे एक्सप्लोर कर पाऊँगी अपने को, उसकी बहुत सीमितता थी, जो कि आज नहीं है जमशेदपुर में। आज जो जमशेदपुर में कलाकार हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे हैं ऐसे, और बच्चे लोग ऊपर आ रहे हैं, गुरु उनको ऊपर ला रहे हैं। मेरे समय में वो चीज़ें नहीं थी, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। लेकिन जो अभी बच्चे गांवों में भी हैं या छोटे शहरों में भी हैं, आज की डेट में ये ऑनलाइन और बाकी चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्धता है कि वो पहले वाली चुनौती नहीं रह गई है। लेकिन ये भी है कि हर व्यक्ति आके अगर दिल्ली में बैठ जाएगा तो बाकी जगह का क्या होगा, बिल्कुल, है ना। तो जैसे स्पिक मेके के थ्रू से जब हम जाते हैं पूरे देशों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कि वो एक अलग ही एक आयाम है स्पिक मेके का, जो एक अप्रोच है कि वहाँ पे आके मुझे लग्जरी नहीं देखना है जी। मुझे सिर्फ प्राइवेट फैंसी स्कूल में नहीं जाना है, मुझे उन स्कूलों में भी जाना है जहाँ पे शायद फ्लोर नहीं होगा, है ना। उत्तरकाशी में जब मैं गई थी, फ्लोर्स नहीं थे, इतना खूबसूरत सरकारी स्कूल है, ऐसे पहाड़ों के बीच में बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, लेकिन वहाँ पे फ्लोर नहीं है। बट ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं मिट्टी पे डांस करूँगी, लेकिन बच्चों तक मेरी बात पहुँचनी वो बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जब टीवी हर जगह है, आज की डेट में फ़ोन हर जगह है, हर चीज़ उपलब्धता है, तो आप देखिए अगर एक तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों से या छोटे शहरों से बच्चे आते हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ना कि दिल्ली के बच्चे। इसलिए मैं कंपेयर कर रही हूँ कि जब आपकी ये जो मॉल कल्चर है जी, इससे वो बच्चे बहुत दूर हैं, तो उनका ध्यान एक जगह केंद्रित है कि मेरे को डांस करना है तो डांस करना, मुझे स्पोर्ट्स में चाहिए तो मुझे स्पोर्ट्स चाहिए। आप देख सकते हो, अगर आप ओलंपिक के टैली को भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध करा दी गई वहाँ पे नहीं लोग काम कर पाए, लेकिन जहाँ पे 30-30, 60-60 किलोमीटर जब अप डाउन करके जो खिलाड़ी गए हैं वो ज़्यादा अच्छा काम किए हैं। उनके पास में वो चीज़ें नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन जुनून था। वो जुनून की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। कलाकार बनने के लिए मुझे वही लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, वो ज़रूरत है उसकी, लेकिन जुनून ही आपके अंदर में होना चाहिए। आपको जुनूनी बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई कलाकारों को मैं जानती हूँ जो ऐसे भारत के कोने कोने क्षेत्र में हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गौरी जी, स्पिक मेके का आपने नाम लिया, एक बड़ा अनुभव है स्पिक मेके का आपके साथ, और वो गांव में जाकर, शहरों में जाकर हर जगह कला को फैलाने का काम कर रहे हैं। उसके अनुभव के बारे में अगर कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से। स्पिक मेके के लिए मेरे लिए बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है कि कई हज़ार शो मैंने स्पिक मेके के लिए किए हैं। सबसे अच्छी बात है कि जितना आप वहाँ जाके सिखा रहे हैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में, उससे कहीं ज़्यादा आप सीखते हैं। और मेरे लिए सीखना सिर्फ कथक के टुकड़े परन नहीं है, मेरे लिए सीखना ज़िंदगी कैसे जीनी वो आपको सामने वाले से भी सीखनी पड़ेगी। जब आप एक तरह से देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि दर्शक दर्शन भारत दर्शन और स्पिक मेके, ये एक चीज़ हो गया है कि ऐसे कोने कोने जगह में स्पिक मेके में भेजा जाता है आपको कि आप सोचते हैं कि आप विदेश क्यों गए थे, अभी तक तो आपने अपना देश नहीं देखा है। तो वो मेरे लिए एक्सप्लोरेशन बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन बच्चों को देखना, अगर आप मान के चलिए अगर एक छोटे से स्कूल में 500 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे भी अगर आपसे प्रेरित होकर वो काम कर रहे हैं और उनसे कनेक्शन में मैं आज तक जुड़ी हुई हूँ, वो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चों की हो या ना हो मुझे नहीं पता,
स्कूल की हो वो मुझे नहीं पता। जी। स्पिक मैके ने अपना काम कर दिया मुझे भेज के, और मैं उसको उस तरफ से प्रेरित कर पाई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं जैसे उत्तरकाशी का बार बार नाम लेती हूँ, जहाँ पे उस समय मैं गई थी 2014 में जब बाढ़ वगैरह आया था और बहुत दिक्कत थी। मुझे याद है कई ऐसी जगह थे जहाँ पे मैं गाड़ी से पहुँच भी नहीं पाती थी, गाड़ी नीचे होती थी, फिर हम पहाड़ पे अपना हारमोनियम, तबला और हमारे संगतकार लेके पहाड़ पे चढ़ते थे, तब स्कूल तक पहुँचते थे और फिर वहाँ पे डांस होता था। और वो पुराने ज़माने में जो माइक था, एक माइक, उसमें सारा, बट इसमें कोई कंप्लेन करने की बात नहीं थी। वहाँ पे मेरे लिए ये चुनौती है कि मैं उसको किस तरह से लेती हूँ। अगर इतने ठंड में आप डांस करने जा रहे हैं जहाँ पैर आपका सुन्न हो जाए, तो जहाँ पे मिड डे मील मिलता है ना बच्चों को सरकारी स्कूल में, वहाँ से मैं सरसों तेल लेके अपने तलवे में लगाती थी कि शायद पैर गर्म हो जाएगा, फिर मैं डांस करूँगी। तो ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये मुझे स्पिक मैके से मिला, जो बच्चों को अलग अलग ऑडियंस, अलग क्षेत्र, अलग रंग, अलग भाषा से जो बच्चों का माइंडसेट चेंज होता है, उनसे सीखने समझने को मुझे मिला। तो एक स्वार्थ रूप से अगर मैं देखूं तो उन बच्चों से ज़्यादा स्पिक मैके से मैं सीखी हूँ। उस वजह से एक बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी में बदलाव का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट रहा है मेरे लिए, वाद्य यंत्र रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी कला से अगर जीवन निखारने का मौका मिलता है तो हर कलाकार को ये काम करना चाहिए। गौरी जी, हमारे यहाँ एक परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, आप भी उस परंपरा से आती हैं। आज कहीं ना कहीं लगता है नए लोगों में ये परंपरा खींचने लगी है। आप किस तरह से देखती हैं आज के वक्त में गुरु शिष्य परंपरा को? गुरु शिष्य परंपरा ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, गुरु, और मुझे लगता है कि गुरु से बढ़ के कोई है ही नहीं यहाँ पे। और भगवान जी को भी जो आगे ट्रेनिंग दी थी वो उनके गुरुओं ही नहीं दी थी। तो मेरे लिए सर्वोपरि जो हैं वो गुरु ही हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। मेरे 4 गुरु रहे और उनसे मैं अच्छे तरह से अटैच्ड हूँ। जब मैं सुमिता दी से सीखी तो मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा घराना है, क्या है, बस सीखती चली गई। और मैं अभी भी किसी घराने में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई मैं ट्रेडिशनल फैमिली से नहीं आती हूँ। लेकिन मेरे लिए बस एक है कि गुड डांस एंड बैड डांस, अच्छा डांस होना चाहिए या बुरा डांस होना चाहिए, बीच में कोई परिभाषा नहीं है मेरे लिए। उस समय मैं सीखी 10 साल, मुझे बस था कि तैयार होना है कथक में कि कैसे है। दिल्ली आई, महाराज जी के पास आई, वो अपने आप में एक भगवान है, संपूर्ण है। कथक और भगवान पंडित बिरजू महाराज जी हैं। और इसके बाद दूसरी परिभाषा ही ख़त्म हो जाती है मेरे लिए। मैं जो भी बता रही हूँ आपको, अपनी व्यक्तिगत सोच है मेरे लिए पेंटिंग, स्कल्पचर, मुझे देखती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं एक्सप्लोर करती हूँ मैं, लेकिन जब मैं उनका नृत्य देखती हूँ वही संपूर्ण है मेरे लिए। फिर उनके बारे में डिस्कस करना, मतलब मैं शायद समझती हूँ कि मैं उस लायक भी नहीं हूँ अभी। जयकिशन महाराज जी से उन्होंने मुझे बनाया, खड़ा किया, मैं आज खड़ी हूँ यहाँ पे, तैयार किया जिसको कह सकते हैं, सब उनकी वजह से। और उनसे अदिति दी के पास आना, एक सोच में परिवर्तन, काम में परिवर्तन, जुझारूपन, जुनूनी कैसे होते हैं, किस तरह से वर्ल्ड को देखना, विश्व को देखना अपने इस शास्त्रीय नृत्य की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनकी वजह से एक चेन बनता गया, कड़ी। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, आप उसको कितना माने नहीं माने ये बहुत व्यक्तिगत है जी। लेकिन उनसे सर्वोपरि कोई हो ही नहीं सकता है। और जब तक गुरु का हाथ सर पर है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, उनका हाथ आपके सर पे होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। और आज आप गुरु के तौर पे सिखाती भी हैं, बहुत छोटे से बड़े बच्चे तक आपसे सीखते हैं। कैसा अनुभव रहता है आज के इस माहौल में बच्चों को कथक में डालने का? सबसे पहले मैं एक चीज़ करेक्ट कर दूँ, मैं गुरु तो हूँ ही नहीं, अभी उस लायक ही नहीं। मैं टीचर की तरह सिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे हैं 5 साल से लेकर के, क्योंकि 5 से ऊपर के बच्चों को ही मैं लेती हूँ, और करीब 30-35 साल की लड़कियां हैं जो छोटे से ही सीख रहे हैं मेरे से और अब बड़े हो गए। कई हैं जो कि एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हैं, तो दोनों काम कर रही हैं। कोई रोक टोक नहीं है। बट मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी ये कहना चाहूँगी कि बच्चे सीखने आए हैं अभी मेरे पास। जिस तरह से मुझे 12th के बाद पता चला कि मुझे प्रोफेशनली कथक को लेना है, अपने प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन, मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ।
तो मैं इसको पूरी तरह से गुरु शिष्य परंपरा नहीं कहती, इसीलिए मैं कहती मैं टीचर हूँ जी। उनको मैं सिखा रही हूँ बड़ी ईमानदारी से। जैसे मैंने अपने गुरुओं से सीखा वैसे ही एकदम वही एक्सचेंज वहाँ तक जा रहा है, वही चेन आगे धागा बंध रहा है। लेकिन मैं फोर्स नहीं करती हूँ कि आपको कथक ही सीखना है। ये 12th के बाद वो खुद रियलाइज़ करेंगी कि उनको क्या करना है। अगर वो एकेडमिकली अच्छी हैं बहुत पढ़ाई लिखाई में, अगर उनको लगता है कि डांस साथ में लेके चल सकते हैं जी। मेरी कई स्टूडेंट्स हैं जो कि CA हैं, CS हैं और काउंसलिंग करती हैं, कई स्टूडेंट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, कई ने अपना स्टार्टअप खोल रखा है फिट में इन करके और बहुत एक्सप्लोर कर रही हैं। तो आज के बच्चे शायद मैं कह सकती हूँ हम लोग से ज़्यादा एक्सप्लोर्ड हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना। आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, सिंपल चीज़ ये है। तो ये कहना कि आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं, ऑफकोर्स उनको इतिहास बताना ज़रूरी है और सही इतिहास बताना ज़रूरी है। अगर मैं हमेशा लिखती हूँ सोशल मीडिया पे भी, गलत खाद डालेंगे, गलत बीज डालेंगे, गलत चीज़ें पैदा होंगी, और अच्छा खाद डालेंगे तो अच्छा भविष्य बनेगा। तो वो चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। हम सिर्फ ब्लेम गेम नहीं कर सकते कि आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं। एक्सप्लोरेशन में टेक्निकली वो ज़्यादा तेज़ है हमसे, सो उनको बताने की ज़रूरत नहीं, उनको पता है उनको क्या करना है। मेरा काम है सिखाना, मैं उनको सिखा रही हूँ। सो ये जो रिलेशनशिप मेरा मेरे स्टूडेंट्स के साथ में है वो बहुत सुंदर है। छोटे बच्चे, उनको पता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ कि यहाँ अगर सीखने आए हो तो सीखने आए हो। जब 10th में वो गैप लेती हैं 2-3 महीने के लिए या 12th में एग्ज़ाम के लिए, अपने एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए, आई मेक श्योर कि जब आपने गैप लिया है चाहे 3 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का, जब आप मेरे पास वापस आएंगी तो अच्छे नंबरों से आएंगे, वरना घुसने नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि आपने पढ़ाई के लिए गैप लिया है डांस से। सो ये कुछ चीज़ें हैं मेरी डांस क्लास में बहुत क्लियर है कि एकेडमिकली अगर आपको अच्छा करना है और आपने गैप लिया डांस क्लास से, आपको अच्छे नंबरों के साथ वापस आना है। यहाँ तो सब चीज़ नंबर्स के साथ ही चलते हैं। दिल्ली में 97, 98, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती इतने नंबर्स मुझे कभी आए होंगे लाइफ में। बट जब नंबर गेम ही चल रहा है तो ठीक है, तो आपको नंबर लेके आना होगा। लेकिन कला में जिस अनुशासन की बात कर रही हैं, आगे बढ़ने के लिए वो अनुशासन बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। उसके बगैर तो आप काम नहीं कर सकते हैं। और ये अनुशासन मैंने सीखा है, बड़े ईमानदारी से बता रही हूँ, अदिति मंगलदास जी से। ये अनुशासन मैंने सीखा है माधवी मुदगल जी से। ये अनुशासन मैंने सीखा है लीला सैमसन जी से। ये कुछ कलाकार ऐसे जिनके साथ मैंने काम किया था और मुझे पता चला फिर कि अनुशासन किसे कहते हैं। आप काम में अनुशासित होंगे और आपका काम बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ें सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों के साथ मैंने काम किया था, प्रेरणा दी के साथ मैंने काम किया है। सो जब आप दूसरे गुरुओं के साथ काम करते हैं, फिर अंतर आपको पता चलता है कि आप अनुशासित काम क्या होता है और काम क्या होता है। ये बहुत थिन लाइन है, बट ये पता चलता है। और ये पतली सी रेखा जो है बीच में ना, समझने की ज़रूरत है, बहुत कलाकारों को भी और बहुत ज़रूरी है, आम व्यक्ति को भी बहुत ज़रूरी है। स्त्रियों की मंच पर हमने कथक में भागीदारी देखी, घरानों में पुरुषों की भी लगातार भागीदारी है, लेकिन आज का युवा जो कथक में आना चाहता है या आ रहा है, किस तरह से आप उसे देखती हैं या कितनी सहभागिता है उनकी आज के वक्त में? बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो। और फिर दूसरी बात ये भी मेरी तरफ से, सिर्फ आप स्ट्रगल बोल बोल के आप ज़िंदगी भर रो नहीं सकते, पहली बात। और मैं अपने आप को पूरी तरह से 100% फेमिनिस्ट नहीं बोलती, बट कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी उस कोना है मेरे अंदर में। दूसरी बात ये है, जब घरानेदार के बच्चे आते हैं कि उनके दिनचर्या, उनके घर में उनके सब चीज़ें उनके पास में है, लेकिन वो मेहनत उनको करनी पड़ेगी। ये नहीं आप शॉर्टकट मार सकते हैं कि आप घरानेदार हैं तो आपको कम मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बच्चे बाहर से आते हैं सीखने के लिए, ये ट्रेडिशनल फैमिली से बाहर, उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। ये स्ट्रगल बहुत तरीके का है। आना एज अ मेल डांसर, मान लीजिए मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं, यहाँ पे रहना, खाना पीना और फिर डांस सीखना, क्योंकि एक अलग जिम्मेवारी बचपन से एक माइंडसेट तैयार किया जाता है, क्योंकि तुम्हें घर चलाना है जी पुरुष के लिए, और उसको वो जो जिम्मेवारी है उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। मैं समझ सकती हूँ कि जो बच्चे आते हैं मेल डांसर स्पेशली डांस सीखने के लिए,
उनके लिए कितनी मुश्किल वाली बात है कि मैं घर से सब कुछ छोड़ के आया हूँ डांस सीखने के लिए, कैसे सरवाइव करूँगा उनको नहीं पता है। स्कॉलरशिप उनको मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं, गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट है वो भी हमें पता है। लेकिन यहाँ सिर्फ बात मेल की अगर हम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वही बात, अगर हम पीछे पलट के जाएं, कुछ साल पहले बहुत दिक्कतें आई थी, जो कुछ मेल गुरुओं की वजह से सारे मेल डांसर्स पे एक टैग लग गया था मोलेस्टेशन चार्जेस का, और उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को आप भूल नहीं सकते हैं। और उस वजह से जो कुछ लोगों ने किया, उसकी वजह से आज तक वो भुगतना पड़ रहा है। मुझे याद है जितने मेल स्टूडेंट्स डांस सिखाते थे घर जाके लड़कियों को, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, सब जगह से उनको बाहर निकाल दिया गया था। ये जो स्ट्रगल है, ये जो चुनौती थी उनके लिए, वो लोग भूल जाते हैं जी। आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को ढकने के लिए तैयार होते हैं, बट अगर वो चीज़ें परतें खुल गई हैं, उसको सुधारना वो भी हमारा ही काम है जी। आप सिर्फ आर्टिस्ट बन के सिर्फ आपको मंच चाहिए, यहाँ तक आप सीमित मत रहिए। उस समाज को सुधार करके उनको आगे लाना भी मेरी जिम्मेवारी फिर बनती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होने लगी थी और इतनी चुनौती बढ़ गई थी लड़कों के लिए कि कई तो छोड़ दिए, कई दूसरे क्षेत्र पकड़ लिए, कोई बहुत सारी, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी इस चीज़ को, लेकिन लोगों ने अपना फील्ड चेंज कर दिया क्योंकि वो दौर ऐसा आया कि उनके पास में फिर ऑप्शन नहीं रह गया था छोड़ने के अलावा। सो वो चीज़ें जब तक नहीं हटेंगी, बीच में मोलेस्टेशन चार्ज हुआ, उसके बाद फिर एक मी टू मूवमेंट आ गया, तो ये चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ आया, फिर कुछ आया, आप आंख बंद कर लीजिए और बोलिए कि रात हो गई है, ये नहीं हो सकता है। आपको उसको समझने की ज़रूरत है। और फिर उस वजह से मेल डांसर्स को शो नहीं मिलना, हम स्ट्रगल करते क्योंकि हमें शो नहीं मिलता है। आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत है, हम सब मेहनत कर रहे हैं, आई एम श्योर आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल टाइम, आप सोचोगे कि आपकी उम्र के 25 से 30 साल में आपको सब कुछ दुनिया की चीज़ें मिल जाए, नहीं हो सकती है। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह रहिए, 5 साल मन लगा के डांस कीजिए, उसके बाद दुनिया पूरी खुली है आपके लिए, बिल्कुल। आप तब एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। ज़िंदगी भर अगर आप रोएंगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं बीइंग अ मेल डांसर, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन आप मत कीजिए। ये रोने से नहीं मिलेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए क्रांतिकारी बनना पड़ेगा कि वाई नॉट मी। और बहुत ऐसे मेल डांसर्स हैं पूरे विश्व में जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा फिर वही करता है जो कि अपने काम में जो ईमानदार हो और कला में ईमानदार होने की बेहद ज़रूरत है। बिल्कुल। गौरी जी, अभी हम बात कर रहे थे कथक नृत्यांगना गौरी दिवाकर की। मैं जानना चाहूँगा कला से हट के क्या क्या पसंद करती हैं? कला से हट के मैं बहुत स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं तो। अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक टाइम में तो कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं, लेकिन मुझे रनिंग करना, स्क्वॉश खेलना, ये मेरे नया एक शौक़ था। वो स्विमिंग पसंद है, मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है और बहुत खुश होकर पढ़ती हूँ, और ख़ासकर हिंदी साहित्य, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, पढ़ाई कभी भी खाली नहीं जाती है, और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ, तो वो पसंद है बस। आपने पैंडेमिक का जिक्र किया गौरी जी। पैंडेमिक में बहुत सारे कलाकारों से कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट रहे और परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। अभी भी मंच नहीं खुले हैं भारत में। किस तरह से इस वक्त को देखती हैं और कलाकारों को देखती हैं? ये हम कलाकारों के लिए तो बहुत ही बुरा रहा है, क्योंकि जब आप घर में बैठ गए तो सबके पास वो सुविधा नहीं थी कि घर में रियाज कर पाए, जिसमें सबसे पहले नंबर पे अगर मैं अपने आप को डालूं, मैं करीब 5 महीना मैं घर में खड़े होकर भी डांस नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे लिए था कि मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, आवाज़ जाती है। वो जब सब लोग घर पे बैठे हैं, वो बहुत अनफेयर था कि मैं वो काम करूँ और नीचे वालों को परेशान करूँ। 24 घंटे सब घर पर रह रहे थे। इसके अलावा जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ऑब्वियस है जी। जब मैं कुछ महीनों बाद मुझे कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने पूछा मुझसे, एंजाइटी है आपको कि क्या है, क्या दिक्कत हो रही है? मैंने कहा कि एक कलाकार जो 24 घंटे एक उस माइंडसेट पे रहता है, आप अगर डॉक्टर साहब उनसे पूछेंगे कि आप घर पे बैठ गए हो, अब तो 18 महीने हो गए, और आप पूछोगे एंजाइटी है क्या, फ्रस्ट्रेशन है क्या, ये बहुत अजीब सा सवाल है हम कलाकारों के लिए स्पेशली। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए लूँ, मेरे लिए तो बहुत ही बुरा सवाल है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ चिपकती चली गई,
और उसके बाद में जो ध्यान सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए था, एक जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कलाकारों के प्रति, वो मुझे नहीं लगी कि वो अच्छे तरीके से दी गई। बाकी जो बचा खुचा था वो मीडिया ने पूरा कर दिया। प्रिंट मीडिया ने नॉन एसेंशियल बोल के 75% कैटेगरी में डाल के कि उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जब आप एक तरह से स्टैंप लगाते जाते हैं कि हम बस अपनी खुशी के लिए काम करते हैं, आप नहीं समझते कि इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जब आप ऑडिटोरियम खोलेंगे, उस ऑडिटोरियम में काम करने वाले कितने टेक्निकल स्टाफ होते हैं जिनका घर उससे चलता है। आप अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूँ, इमेजिन कमानी, इमेजिन श्री राम सेंटर, इमेजिन त्रिवेणी कला संगम, या कोई छोटा ऑडिटोरियम हो या बड़ा LTG को ले लीजिए, हर व्यक्ति एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक चेन बंधी हुई है इन सब चीज़ों की। कि लाइट डिज़ाइनर, साउंड इंजीनियर के पीछे काम करने वाले 10 लोग, टेक्निकल को संभालने वाले 10 लोग, मेकअप पर्सन, डांसर के पीछे कॉस्ट्यूम बनाने वाले, आप किसी एक को पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते हैं। सब लोग जुड़े हुए एक धागे की तरह। किसी ने नहीं सोचा ये ऑनलाइन डांस करके, ऑनलाइन इंटरव्यू देके हम क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ हम ब्लेम कर सकते हैं, सिर्फ हम बोल सकते हैं कि अब बच्चे हर जगह डांस कर रहे, क्या करें, नहीं करे तो क्या करें। आई एम श्योर वो फ्री में भी कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम ये जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन शब्द है, इससे तो दूर होंगे। कुछ तो मेहनत करेंगे अपनी चीज़ों को रखने के लिए। मैं अगर अपने स्टूडियो में ये काला पर्दा लगाई, कुछ तो मैं मेहनत की, दिमाग लगाई, सोची कि चलो मैं अपने स्टूडियो में ही 1-2 प्रोग्राम कर लूँगी शायद, या मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स कर लेंगे, या किसी और। मैंने सबके लिए ओपन कर रखा था दिल्ली में। मैंने कई कलाकारों को कहा जिसको चाहिए वो आइए और यहाँ पे अपना स्टूडियो रिकॉर्ड करना है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। सभी के लिए खुला हुआ था ये, और अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, बताइए मुझे, और एक स्टेज की तरह है। लेकिन ये सिर्फ हम एक दूसरे की मदद करके नहीं कर सकते हैं। इसमें सरकार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली पैसा, ग्रांट वही लोग रिलीज़ करते हैं। वही आपने ट्रैवलिंग ओपन कर दिया, आपने सब कुछ ओपन कर दिया, आप सिनेमा हॉल खोल दी, ऑडिटोरियम खोलने में क्या प्रॉब्लम है। 2 घंटे 3 घंटे की बात होती है। एक कलाकार अंदर आता है, अपना टेक्निकल सेटअप करता है। टेक्निकल सेटअप में कितने लोग होते हैं। जब बाकी चीज़ें खुल सकती हैं तो ये क्यों नहीं। तो ये बहुत सोचने की ज़रूरत है हम लोगों को, और सरकारों को ध्यान देना होगा, तभी कला और कलाकार बच पाएंगे। वरना नहीं तो फिर हम आपके लिए सिर्फ राजनयिकों को, बाहर से आने वाले एम्बेसडर्स को, बाहर से आने वाले VVIP को ही एंटरटेन करते रह जाएंगे, और कहने के लिए कि ये हमारा कल्चर और ये हमारी संस्कृति है, सिर्फ इसको दिखाने तक रह जाएंगे हम। सिर्फ ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि ये ब्रेड एंड बटर भी है। कई लोगों की, कई करोड़ लोगों की जो कलाकार हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जीवन यापन इसी से होता है। इसको भूलने की नहीं ज़रूरत है हमें। बेहद ज़रूरी है, और आम लोगों को भी जीवन में भी, लोक जीवन में भी जब कला का प्रसार नहीं होगा गौरी जी, तो चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी काम है और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। गौरी जी, हम लोग अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, जो नए युवा इस कला में आ रहे हैं, कथक में आ रहे हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे हमारे इस मंच से? जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा एक्सप्लोरर, उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, सीखते समय सीखिए, सीखते समय सिखाइए नहीं, क्योंकि वो आपके सीखने का समय है। वैसे तो ज़िंदगी भर हम सीख रहे हैं, मैं अभी भी अपने गुरुओं के पास जाती हूँ, सीखती हूँ, लेकिन जो टेक्निकली जो कोर्स वाइज आप सीख रहे हैं, कम से कम उस समय आपको बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। और उस समय आप सिखाने में या मंच प्रस्तुति पे ध्यान मत दीजिए। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है, क्रांतिकारी होना बहुत ज़रूरी है अपने अच्छे कामों के लिए। गलत चीज़ों के लिए खड़े होकर के आप कितना भी चीखते रह जाएंगे, कोई नहीं सुनने वाला है आपको। और इस सबों के अलावा आदर होना बहुत ज़रूरी है बड़ों के प्रति। और सबको ख़त्म करते हुए जब एक गुलदस्ता तैयार होता है, आपको अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी अच्छे कलाकार बन जाएं, अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे
तो आप जैसे हैं वैसे ही मंच पे दिखते हैं। दृश्य कला है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। आज कस्तूरी की खास मेहमान हैं देश की जानी मानी कथक नृत्यांगना गौरी दिवाकर जी। गौरी जी ने बताया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही आपको आगे बढ़ाता है। यदि हम अपने ही काम में ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो हम कभी भी एक बड़े स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं। गौरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी सारी बातें साझा आपको करने के लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इस मंच पे बात करने के लिए, क्योंकि जब ये बातचीत होती है तभी अपनी मन की बातें भी बाहर आती हैं। और ये अभिव्यक्ति का मंच है, मुझे लगता है कि संवाद होते रहने चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है, और जब तक इसमें हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हमारी गुरु हमेशा कहती हैं, अदिति मंगलदास जी खासकर, कि प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। तो जिस तरह से आप प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, जवाब जब हम देते हैं बच्चे आगे सीखते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, अच्छा खाद डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी ही होगी।